नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा 5वां पाठ खेती से आई तब्दीलियां ये देखने वाले हैं। इसकी विधा है पत्र और इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। विद्यार्थी मित्रों, परिवर्तन या बदलाव ये संसार का नियम है। हम देखते आए हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। 1000 साल पहले वाला भारत या 1000 साल पहले वाली दुनिया और आज की दुनिया, आज का भारत, आज की परिस्थितियां, तो हर क्षेत्र में ये बदलाव होता ही रहता है। उसी तरह इस पाठ का मुख्य विषय जो है वो खेती में अर्थात कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ और किस तरह हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी का हम आधार ले रहे हैं। इससे पहले कि हम पाठ की ओर बढ़े, पाठ के लेखक का परिचय हम जानेंगे, जिन्हें संपूर्ण भारत या भारत में रहने वाले सभी बच्चे चाचा नेहरू जी के नाम से जानते हैं। वो है इनके लेखक और इनका जन्म हुआ 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। देखिए, एक व्यक्ति में कितने सारे गुण हो सकते हैं। वो चिंतक भी थे, किसी गहन विषय पर चिंतन करने वाला व्यक्ति, वक्ता यानी भाषण करने वाला, लेखक यानी लेखन कार्य करने वाला और विचारक यानी किन्हीं विषयों पर अपने समर्थ विचार सामने रखने वाला। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी आज़ादी के बाद वाला जो भारत था उसे एक नया रूप देने में नेहरू जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। विज्ञान तो हम सब जानते हैं और प्रौद्योगिकी यानी तंत्रज्ञान, इनकी प्रमुख कृतियां एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम आदि। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। इस पत्र का मुख्य विषय ही यही है कि प्राचीन काल से लेकर यानी मानव की आदिम अवस्था से लेकर धीरे धीरे क्रमशः कैसे मानवीय सभ्यता का विकास होता गया। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड अर्थात निकष एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। खेती से आई तब्दीलियां यानी कृषि क्षेत्र में आए हुए परिवर्तन या बदलाव। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पत्र पिताजी ने पुत्री के नाम लिखा हुआ है। उनकी पुत्री का नाम है इंदिरा अर्थात इंदिरा गांधी, जो कि हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेहरू जी की बेटी इंदिरा जब काफी छोटी थी तब ये पत्र उसके नाम लिखा हुआ है। वो कहते हैं, प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। वो पिछले खत का यहाँ पर हवाला देते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ उपाय बताए थे कामों को अलग अलग करने के बारे में। कि पहले यानी प्राचीन काल में होता क्या था, जब आदिम मानव था या आदि मानव था तो मर्द जो थे वो शिकार करने का काम करते थे। मतलब पेट अगर भरना है, भोजन अगर करना है तो शिकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तो मर्द और औरत अर्थात पुरुष और स्त्री, इनके बीच कामों का बंटवारा शायद हुआ होगा। मर्दों का काम क्या, जंगल जाकर शिकार करना, और औरतों का काम क्या तो
जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें संभालना, उनकी परवरिश करना, और घर में जो पालतू जानवर वगैरह होंगे उनका ध्यान रखना, उनकी निगरानी करना। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात ये हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। ये तो हर काम को लेकर होता है। जब भी आदमी कोई नया काम सीखता है तो उसमें बदलाव होता रहता है और वो नई नई बातें सीखता रहता है। खेती में भी ऐसा ही हुआ। तो पहले तो ऐसा हुआ कि ये जो काम थे वो कई हिस्सों में बढ़ गए। जैसे कुछ लोग शिकार खेलते यानी शिकार करते, और कुछ खेती करते और हल चलाते। हो सकता है कि उन्होंने आपस में ही समझौता कर लिया होगा कि तुम शिकार खेलोगे और हम खेती करेंगे या हल चलाएंगे। जो जो अर्थात जैसे जैसे दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। जैसे कि मानव का क्रमिक विकास होता गया तो लोगों ने अर्थात आदमियों ने नए नए व्यवसाय सीखे और उनमें उन्हें निपुणता मिलती गई। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि गांव और कस्बे बने। ये खेती करने का और एक परिणाम कि इसके कारण क्या हुआ, मतलब जो आदमी पहले समूह में रहा किया करते थे गांव को स्थापित किया और कस्बे भी बनने लगे। कस्बा यानी गांव से बड़ा और शहर से छोटा, मतलब आबादी बढ़ने लगी। लोग इनमें आबाद होने लगे यानी समृद्ध होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। इसके पहले मैंने आपको एक बताया कि अपना पेट पालने के लिए उनके पास शिकार के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसीलिए वो चारों तरफ इधर उधर घूमा करते थे। जहां जहां शिकार मिलेगी वहां वह कुछ समय के लिए रहा करते थे। लेकिन जब से वो खेती करने लगे तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो एक जगह पर रहने लगे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। ये कब की बात है, जब वो खेती नहीं किया करते थे। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। शिकार करने के लिए इधर उधर भटकना, और अपने साथ उन्होंने जो पालतू जानवर रखे हुए थे जैसे गाय, बकरियां, भेड़े वगैरह, इनके लिए भी उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। चरागाह यानी जहाँ पर ढेर सारा चारा होता है जानवरों को चरने के लिए। आजकल हमारी सरकार भी अकाल के दिनों में जानवरों के लिए चरागाह बनाती है। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। समझ लीजिए कि ये इधर उधर घूमने वाले लोग जहां घास देखी वहां कुछ दिन ठहर गए, और जितने दिनों तक जानवरों ने वो घास खाई और जब वो कम होने लगी तो सारी जाति वहां से किसी और दूसरी जगह पर चली जाती। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था, और इस तरह गांव और शहर बन गए। गांव और शहर बनने का इतिहास जो है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि लोगों को खेती करना आ गया, और जब खेती करने लगे तो जमीन के पास ही उन्हें रहना पड़ेगा ताकि अपनी फसल पर ध्यान रख सके, उसकी निगरानी कर सके या जंगली जानवरों से उन्हें बचा सके। ऐसा नहीं है कि एक बार जमीन को जोत लिया, बो लिया और वहां से चले गए। कम से कम एक साल भर तक उन्हें वहां ही रहना पड़ता था, और ऐसे ही धीरे धीरे गांव बसने लगे और शहर भी बनते गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। धीरे धीरे आदमी जो है वो विकास के रास्ते पर चल निकला है। हालांकि इस प्रक्रिया को सैकड़ों साल लगे होंगे। जब उसने देखा कि शिकार खेलने से कहीं ज्यादा अच्छा तो ये है कि खेती करना, और इसमें आराम भी मिलता है, और इसीलिए उसकी जो जिंदगी है वो आराम से और मजे से गुजरने लगी।
इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। मानव ने देखा कि अगर हम सच्ची मेहनत करें तो अनाज की उपज भी अच्छी आती है, और इतना सारा अनाज वो एक साथ खाने की आवश्यकता भी नहीं है, और इसीलिए वो अनाज वे सुरक्षित तरीके से रख दिया करते थे। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था, यानी शिकार के अलावा वो कुछ नहीं जानता था, तो वह कुछ जमा न कर सकता था या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था, क्योंकि वो देखता कि आज शिकार हमने कर ले तो आज का खाना हो गया, कल की किसे चिंता है, कल का कल देखा जाएगा। आदि मानव जो था वो केवल वर्तमान के बारे में सोचा करता था, भविष्य के बारे में उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता। प्राचीन काल में बैंकों के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो ना तो बैंक थे और ना ही बैंक में चलने वाले व्यवहार। खेती से उसे फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बिटिया अर्थात उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को बार बार यही समझाने की कोशिश की है कि आदिम अवस्था में मनुष्य जो था वो केवल शिकारी था। आखिर इंसान जितना चाहिए उतना ही खाएगा, और जो बच जाएगा अनाज वो उसे संभाल के रख देगा। अतिरिक्त यानी बचा हुआ खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे किसानों के घर में अनाज की बोरियां लगी हुई होती है, या फिर हम गोदामों में देखते हैं, सरकारी गोदामों में, वहां पर भी अनाज का भंडार होता है। तो लोगों ने उस काल में भी जो अपना बचा हुआ खाना था, खाना मतलब अनाज, तो जमा करना शुरू कर दिया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे, इतना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। लोग इस बात को जान गए थे कि जितनी हम ज्यादा मेहनत करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, उतना ज्यादा हमें अनाज मिलेगा, हमारा पेट भर जाएगा और अतिरिक्त अनाज भी हम बचा के रखेंगे। नेहरू जी आगे कहते हैं, तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी बैंक हमारे देश में है, यहाँ तक कि हमारे गांव में भी बैंक है, और ऐसे बैंकों में खाता खुलवाने के बाद हम अपनी रकम वहाँ पर जमा कर सकते हैं। ज़्यादा रकम यदि हमारे पास है तो हम वहाँ पर जमा करेंगे, और जब ज़रूरत होगी तो चेक लिखकर हम उसे निकाल भी सकते हैं। तो नेहरू जी बेटी को समझाना चाहते कि ये रुपया कहाँ से आता है। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सही तो है ना, हमें जितना चाहिए उतना हम खर्च करेंगे, अगर ज़्यादा रुपया है तो बैंक में डाल देंगे। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं कि समाज में से मुट्ठी भर लोग होते हैं जो काफ़ी मालदार अर्थात अमीर होते हैं, और उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, अतिरिक्त रुपया पड़ा हुआ है, और ये सारा रुपया वो बैंकों में रख देते हैं। और इसके उल्टे समाज में ऐसे भी लोग हैं वो काफ़ी गरीब हैं, उन्हें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। नेहरू जी आगे बताना चाहते हैं बेटी इंदिरा को, आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब ये नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक बहुत बड़े गंभीर प्रश्न पर या मुद्दे पर लेखक ने हमारा ध्यान खींचा है। पंडित जी अपनी बेटी को बताना चाहते हैं। वो कहते हैं, आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। मतलब इन लोगों के पास इतना सारा जो रुपया पड़ा हुआ है वो आता कहाँ से है।
इसका सबब ये नहीं है, ये कारण नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है। ये वजह नहीं हो सकती कि ये आदमी जो है, अमीर आदमी, वो दूसरों से बहुत ज्यादा काम करता है और बहुत ज्यादा कमाता है। नहीं, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है यानी कठोर मेहनत करता है, उसे खाली हाथ रहना पड़ता है, यानी उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। वो बड़ी मुश्किल से 1 या 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकता है। और ऐसा गरीब आदमी ना तो बैंक में अपना पैसा डाल सकता है और ना ही भविष्य के सपने देख सकता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर लेखक का इशारा उन लोगों की तरफ है जो ज्यादा मेहनत तो नहीं करते, लेकिन कभी समाज की भ्रष्ट व्यवस्था जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं और फिर बिना मेहनत किए मालदार हो जाते हैं, और जो सवेरे से लेकर शाम तक अपना खून पसीना एक कर देते हैं, उन्हें खाली हाथ रहना पड़ता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि कितना बुरा इंतजाम है, ये समाज की व्यवस्था कितनी खराब है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं, यानी ये भेदभाव नजर आता है, ये सामाजिक असंतुलन है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ढेर सारी दौलत और ढेर सारे लोगों के हाथ में एकदम कम पैसा या न के बराबर। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। विद्यार्थी मित्रों, वो जानते हैं कि उनकी बेटी अभी काफी छोटी है, नादान है, मासूम है, तो वो इन सभी बातों को समझ नहीं पाएगी, इसलिए उसे इस मुद्दे में ज्यादा अपना दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि इसमें सिर न खपाओ, थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। जैसे जैसे तुम समझदार और सयानी होती जाओगी, तुम्हें ये सब कुछ मालूम हो जाएगा। आखिरी परिच्छेद में वो कहते हैं, इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था, यह जमा कर लिया जाता था। क्योंकि आदि मानव जो था, जब उसे भूख लगती थी वो किसी पशु को मारकर खा लेता था। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी पशु को मारा तो 2-4 दिन तक, 7-8 दिन तक उसका मांस वो संभाल के रखेगा, ऐसा नहीं था। तो जब उसे जरूरत पड़ती तब वो पशु को मारता था। लेकिन जब खेती में अनुसंधान हुआ, जब खेती में आधुनिकता आई, तो आदमी को ये मालूम हो गया कि अब उसे ज्यादा खाना मिल पाएगा जितना वह खा नहीं सकता था, और फिर बचा हुआ अनाज जमा कर लिया जाता था, किसी एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। आदि मानव की अगर हम बात करें या प्राचीन काल की अगर हम बात करें, ना रुपए थे तो बैंक भी नहीं थे। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था, वे ही अमीर कहलाते थे। तो उस जमाने में लोगों की असली दौलत क्या थी कि जिसके पास बहुत सारी गायें हैं, भेड़ें हैं, ऊंट है या अनाज है, ऐसे ही लोग अमीर कहलाते थे। आखिर में वे लिखते हैं, तुम्हारे पिता जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस पाठ में देखा कि आदि मानव के जीने का तरीका और आधुनिक मानव के जीने का तरीका, या फिर पुराने काल में की जाने वाली खेती और आज के इस आधुनिक दौर में की जाने वाली खेती, उसमें क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुआ और कितना विकास हुआ, ये भी हमने देखा। और बचत का क्या महत्व होता है, चाहे वो अनाज हो या फिर पैसा। तो हमें बचत की आदत भी लगानी चाहिए, जो कि हमें हमारे भविष्य के कठिन समय में काम आए। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, मैं चाहूँगा कि आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।